सबको राम राम भाई, सबका स्वागत, सबको नमस्ते। और आज है 2 सितंबर 2025। हम जी। जीएनएम पढ़ रहे हैं, जीएनएम चलेगा आज। और जीएनएम में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है बोन्स एंड जॉइंट्स। और इसमें हम हैं हम्म, पेज नंबर 304 पे। जी। और 304 पे हमारा जो हेडिंग चलेगा वो चलेगा नी पेन्स, इन्फ्लामेशन ऑफ द नी जॉइंट्स, ब्रैकेट में आर्थराइटिस कह रहे हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द बर्सा यानी कि हम्म, बर्साइटिस। यही हम्म, चलेगा ना दोस्त अमित? जी। हाँ हाँ, जी, हाँ जी। यही चलेगा। हाँ जी बस यही चलेगा, यही हाँ, चलेगा, यही चलेगा। तो इसके पीछे कॉन्फ्लिक्ट बताया है। नॉन एथलेटिक सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ रिकॉग्निशन, हम्म, अनसेटिस्फाइड एम्बिशन। ये हम्म, इसके कॉन्फ्लिक्ट के पीछे तीन बातें बताई हैं एक तरह से। हाँ, एक्सप्लेनेशन कह रहे हैं अमंग दोज हु डिफाइन देमसेल्व्स थ्रू देयर लेग्स, ब्रैकेट में कह रहे हैं फुटबॉल प्लेयर्स, रनर्स, बाइकर्स एटसेट्रा, इट इज द नी दैट इज अफेक्टेड। तो नॉन एथलेटिक सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से, या मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं करा गया, या मैं अनसेटिस्फाइड हूं अपनी एम्बिशन को लेकर के। और ये भी खास करके उन लोगों के बीच में डिफाइन होगा अपने आप, जो अपने आप को मतलब मिलेगा, जो अपने आप को डिफाइन करते हैं अपनी लेग्स के द्वारा। उनकी लेग्स ही जी। उनकी पहचान है, चाहे वो फुटबॉल प्लेयर्स हो, चाहे रनर्स हो, चाहे बाइकर्स हो। और इट इज द नी दैट इज अफेक्टेड, कह रहे उनका नी सबसे पहले अफेक्टेड होता है। हम्म, मतलब ये बस वो हैं जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैं, जिनको परफॉर्म करके दिखाना है। हाँ, दे हैव टू एथलेटिक परफॉर्म। परफॉर्मेंस, अगर उनके एथलेटिक। क्योंकि आपने कहा ना लेग्स लेग्स हैंड्स आर मेंट फॉर न्यूट्रिशन, वो डेली खाना पीना। और जो लोअर लिम्स हैं दे आर फॉर द ये क्या कहते हैं, परफॉर्मेशन, परफॉर्म करके देना, परफॉर्मेंस, डेली के परफॉर्म करना। परफॉर्मेंस भी इसमें अमित भाई, परफॉर्मेंस भी एथलेटिक टाइप की मिलेगी जहां एनर्जी हाँ की जरूरत है। एथलेटिक वाली, हाँ, और ये चलना परफॉर्मेंस फिरना काम हालांकि करना। पर, हाँ दीपशिखा। तेरे हाँ, पास अपर लिम्स भी तो जो है वो भी तो परफॉर्मेंस हाँ, के लिए मैं बोल रहे वही हैं ना, वही मैं कह अलग रहा हूँ। अलग मैंने चीजें। एथलेटिक इसलिए जोड़ रहा हूँ अमित भैया के साथ में। हाँ परफॉर्मेंस आपके माइंड से भी आ सकती है, अपर लिब से भी आ सकती है, हाँ दूसरे ऑर्गन से भी आ सकती है, लेकिन एथलेटिक हम्म। परफॉर्मेंस आएगी लेग से। एथलेटिक वर्ड आया ना, हाँ जी, हाँ कहते जी हैं हाँ ना जी हाँ एथलीट है जी, वो, हाँ ये बंदा एथलीट है। हाँ जी हाँ। एग्जाम्पल कह रहे हैं चलने फिरने की, मूवमेंट की। हाँ हाँ, एग्जाम्पल में कह रहे हैं, इसमें और अच्छा से आ जाएगा। कह रहे हैं द यंग राइट हैंडेड मैन मैरिज इनटू ए फैमिली बिजनेस वेयर ही ऑलवेज स्टैंड्स ऑन द साइडलाइन। एक यंग मैन है, राइट हैंडेड है, बंदा है, मैरी होती है उसकी एक ऐसी फैमिली बिजनेस में जहां पर वो हमेशा साइड लाइन, हमेशा साइड लाइन होकर स्टैंड करता है। हिज इन-लॉज नेवर प्रेज हिम although he makes great effort and works until he is about to fall over। देखो मजे की बात, उसके जो इनलाज हैं उसको कभी भी तारीफ नहीं करते, यद्यपि वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। जब तक वो फॉल ओवर ना हो जाए, टूट ना जाए एक तरह से, इतना जब तक वो मेहनत, जी तोड़ मेहनत भी कर रहा है, काम भी कर रहा है कि भाई प्रेज मिल जाए मुझे, लब जब भी नहीं मिल रही। When his in-laws pull back from the business, he suddenly gets praise from all sides। When his in-laws pull back from the business, जब उसके इन-लॉज ने बिजनेस से पुल बैक किया है, हाँ तो उसको अचानक चारों तरफ से प्रेज मिलने लगी। ड्यू टू द ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट मैच द राइट, ब्रैकेट वगैरह, पार्टनर नी इज इन्फ्लेम्ड एंड सोलन फॉर मैनी ईयर, हीलिंग फेज। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो था वो
राइट साइड होने के नाते, पार्टनर होने के नाते, वो जब रिजोल्व हुआ एक तरह से तो हीलिंग फेज आई और नी इन्फ्लेम्ड हो गया, स्वलन रहा कई सालों तक उसका। फिर फाइनली व्हेन हिज symptoms do not improve, he has an artificial knee implanted। और आखिर में जब उसके सिम्टम रिजोल्व नहीं सही हो पाए, इम्प्रूव नहीं हो पाए कई सालों की वजह से, तो उसने आर्टिफिशियल नी को इम्प्लांट करा लिया। चलो जी खैर, तो कुल मिला के जब तक वो साइड लाइन रहा तब तक उसको कॉन्फ्लिक्ट बना रहा। जब उसकी तवज्जो प्रेज होने लगी तो उसको नी में हीलिंग आ गई, राइट साइड वाला। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहे हैं, द नाउ 50-year-old राइट हैंडेड मैन हैज हैड ए हार्ड लाइफ, हिज पेरेंट्स रॉब हिम ऑफ एवरी बिट ऑफ सेल्फ वर्थ। अब जो 50 साल का जो पेशे बंदा है, राइट हैंडेड मैन है, वो बहुत ही मुश्किल भरा जीवन उसका रहा या था। उसके पेरेंट्स ने कह रहे हैं कि रॉब हिम, एक तरह से उसको रॉब्ड आउट ही कर लिया, क्योंकि उसके सेल्फ वर्थ का उसके टिल हाँ सेल्फ वर्थ को एक तरह से रोब ही कर लिया उसे, एक तरह से सेल्फ वर्थ उसका खत्म सही कर दिया। हिज स्कूल इयर्स आर ए कैटास्ट्रोफ, उसके जो स्कूल के साल थे वो उसके लिए एक आपदा जैसे थे, एक तरह से महाविपत्ति भरे थे। ही इज केप्ट बैक ए ईयर बिकॉज ही कैन नॉट कीप अप विद अदर्स, उसको एक साल पीछे करवा दिया गया क्योंकि वो दूसरों के साथ नहीं चल पा रहा था। विदाउट मच एफर्ट हिज पेरेंट्स फाइंड हिम एन अप्रेंटिसशिप विद a hairdresser where he muddles his way through the I cannot dress hair is equal to self-worth conflict of being non-athletic with regard to their right partner knee। तो अब बड़े प्रयास से उसके पेरेंट्स ने, जब वो पढ़ नहीं पा रहा था तो उसको एक अप्रेंटिसशिप में डाल दिया किसी हेयर ड्रेसर के साथ, जहां भी वो इस द्विधा में था, इस मॉडलिंग में था हमेशा कि मैं एक अच्छा हेयर ड्रेसर नहीं कर सकते, हेयर अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं, जिसकी वजह से सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में चला गया वो नॉन एथलेटिक विद रिगार्ड टू देयर राइट पार्टनर नहीं। अब देखो परफॉर्मेंस आ गई ना, एथलेटिक का मतलब परफॉर्मेंस से भी जुड़ रहा है, और राइट पार्टनर नी से जोड़ रहे हैं इसको। कह रहे हैं ही टेक्स द फाइनल हेयर ड्रेसर एग्जाम ऑल्दो ही इज कन्विंस्ड दैट ही इज इनकॉम्पिटेंट एंड विल फेल। फाइनल इसने जब फाइनल हेयर ड्रेसर एग्जाम दिया, यद्यपि वो था कन्विंस था कि भाई वो इनकम्पिटेंट है और वो फेल हो जाएगा। आफ्टर 3 weeks द रिजल्ट वाज पास, 3 हफ्ते बाद रिजल्ट जो है उसमें वो पास हो गया। इज इक्वल टू द राइट नी बिगिंस टू स्वेल अप इज इक्वल टू हीलिंग फेज। और जब वो पास हो गया तो उसका वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो गया, जिससे राइट नी सूजने लगा हीलिंग फेज आने की वजह से। द पेशेंट हैज अनसक्सेसफुल सर्जरी ऑन हिज नी एंड इज बेड रिडन फॉर 2 years। लो जी, पेशेंट ने फिर सर्जरी करा ली, वो भी अनसक्सेसफुल रही, और अब वो 2 साल के लिए अब फिर बेड रिडन हो गया। देन थिंग्स स्टार्ट टू इम्प्रूव, बट बिकॉज ऑफ द मेनी सर्जरीज एंड रिलैप्सेस ही सफर्स फ्रॉम क्रॉनिक सीवियर पेन। चीजें इम्प्रूव तो होने लगी, लेकिन कई सारी सर्जरीज कराने से, रिलैप्स होने से उसको क्रॉनिक सीवियर पेन से वो सफर करने लगा। तो अब देखो नेचर का भी बड़ा कमाल है, जब उसको थोड़ी कामयाबी हासिल हुई तो उसको जो है हीलिंग इतनी परेशान करने लगी और जाके फिर सर्जरी करा ली, वो फिर बेकार हो गया, बेकार की फीलिंग आ गई उसके मन में। लेकिन हालांकि यहाँ, हाँ बेटा, एक चीज दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे हेयर ड्रेसिंग वो कर रहा था, वो हाथ से करने का जॉब होता है,
हाँ और उसको लग रहा है कि मैं हेयर ड्रेसिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके हाथ पे भी तो कुछ इफेक्ट आना हाँ, चाहिए, अपर आ लिम्स सकता भी था, तो बिल्कुल आ सकता था, हाथ का आ सकता था, लेकिन अब आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ पैरेलल, तो हेयर ड्रेसर बेसिकली खड़े होके ही काम करते हैं। हाँ हाँ एक बात तो ये भी थोड़ी सी जुड़ रही है। बस हाँ अमित। मतलब वही बात है, जो ये परफॉर्मेंस ऐसी है ना जो डेली लाइफ के मतलब उसके लिए है, डेली लाइफ के परफॉर्मेंस के लिए वो उसमें अधिकतर ये लोअर लिम्स, जाता है, क्या नाम लोअर है, लिम्स। लोअर लिम। जो हाँ मेरी न्यूट्रिशनल वैल्यू या जो मेरे कंट्रोल की है, जो वो हाथ वाली है, उसको हम एक बार को कह सकते हैं कि हाँ भाई खाना बनाना है या हाँ इस तरह की चीजें हैं। हाँ। अधिकतर जो है वो, और फिर वर्क से रिलेटेड आई कि मैं ओके। उसकी उसकी परफॉर्मेंस वो वर्क पे नहीं दे पा रहा था, अच्छा, चाहे परफॉर्म, उसके पर वो हाथ नहीं चल रहे थे देखो आपकी पर वो बात से बिल्कुल जैसे क्लियर हो गई अमित शर्मा भाई। आपके वर्क की परफॉर्मेंस तो लोअर लिम्ब है, और वर्क कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, वो अपर लिम्ब आ जाएगी। काम नहीं कर पा रहा हूं तो लोअर लिम्ब, और काम तो कर रहा हूं लेकिन बढ़िया नहीं कर रहा हूं, डेक्सटेरिटी, सफाई, स्किल, वो शायद ऊपर हाथ ऊपर जुड़ेगा, जो मुझे लग रहा है अपर लिम्ब से। जैसे बॉस मान लीजिए वो टेनिस एल्बो वाली चीज थी, हाँ, उसमें भी तो एक एथलेटिक परफॉर्मेंस थी ना, लेकिन उसमें तो एल्बो ही इन्वॉल्व हो रही है। मुझे इसलिए तो थोड़ा सा मेरा मन किया इस बात को करने का कि खेल तो रहा है लेकिन वो स्मार्टनेस नहीं आ रही, तो स्मार्टनेस नहीं आ रही तो अपर लिम्ब आ रही है, एल्बो है, रिस्ट है, फिंगर है जी। ठीक है और ठीक है। खेल खेल उसका जहां सिलेक्शन ही नहीं हो कर पा ही रहा, नहीं पा रहा। कर ही नहीं पा रहा, सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा क्रिकेट में मान लो, तो लोअर लिम्ब जाएगी। बारीक बात है, आपस में मिली हुई है ओके और अच्छे से ओके समझ हाँ में भी आ रही है। अमित भाई ने बहुत अच्छी बात ये कह दी हाँ कि भैया लोअर लिम्ब जो है वो हमेशा परफॉर्मेंस से जुड़ेगी, और परफॉर्मेंस ठीक से है। का मतलब हाँ ये जी, है कि मैं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, इससे जुड़ेगी बल्कि। हम्म, मैं हालांकि सही कर पा रहा हूँ या नहीं वो बात एक अलग हो गई, मैं कर हाँ पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ वो बात हाँ, हुई। और अगर ऊपर वाली लिम्ब की जैसे बात करो कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर शोल्डर जा सकते हैं। इसका मतलब जैसे जो लोग हार और जीत को लेके कॉन्शियस होते हैं, फिर उनका तो ऊपर अपर लिम जाएगा, क्योंकि मैं कितना अच्छा कर पा रहा हूँ, ये रिलेट यहाँ पे वो आ जाएगा, है हाँ, ना। लेकिन लेकिन तब टेनिस लेकिन एल्बो बात है आएगा। ना, हार और जीत में फिर बात आ जाएगी कि मैं कर नहीं पाया, मैं कर नहीं, लेकिन मैं बताया ना दीपशिखा, दोनों बहुत बारीक से हैं, लगभग एक से ही जी जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत समझ रहे हैं समझ हाँ रहे हैं। हम हाँ उसी चीज को हम थोड़ा कोरिलेट कर रहे हैं, जैसे कि जो अच्छा खेलता है टेनिस, है ना, हाँ एक वो है, और वो अपनी हार और जीत को लेके बहुत कॉन्शियस है, तो खेल पा रहा है, इसलिए लोअर लिम्ब तो अफेक्टेड नहीं है। हाँ पर क्योंकि हार कि मैं कहीं किसी से हार ना जाऊं या उससे हार ना जाऊं, कि मैंने हाँ कैसा खेला, हाँ, अगर ये भावना जब आएगी तब उसके तब अंदर उसको टेनिस तब एल्बो टेनिस वगैरह, एल्बो अपर लिम्ब, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी। बिल्कुल, क्वालिटी ऊपर है, क्वालिटी हाँ 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 क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो अपर 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 एक्सट्रीमिटीज की तरफ बढ़ रहा है, और और लोअर लिम्ब एबिलिटी जो नीचे है, है। हाँ करने का जो भाव आ रहा है अच्छे अपर से आ लिम्ब, रहा है। हाँ अमित। अपर लिम्ब को अक्सर सर बताया करते थे सोरा, और लोअर लिम्ब इज साइकोसिफिलिटिक। अच्छा। हाँ बस वही बात हाँ, इसीलिए वही मैं बात हो करता, गई, अपर हाँ लिम्ब जो है वो ज्यादातर न्यूट्रिशनल और न्यूट्रिशनल ड्यूटीज और उन चीजों से ज्यादा रहती है शायद, और जो ये लोअर लिम्ब है वो हमारी बिल्कुल परफॉर्मेंस साइकोसिस से रिलेटेड है। ओके। बिल्कुल। और वो इनर सोरा, उसकी इनर सोरा, अब अमित की बात पे और आ गए। अगर हम सोरा कहेंगे तो मेरी बेसिक नीड है कि मैं हर काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म करूं, मेरी ये इतनी सी कमी ना रह जाए, ये इतना सा ना रह जाए, ये ऐसा ना रह जाए, या मैं क्यों इसको नहीं कर पा रहा हूं, इस तरह से इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा, बेसिक चीज, अगर उसकी बेसिक चीज जा रही है, और एक उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि यार सब लोग मेरे को देखें और मेरे को रिकॉग्नाइज करें। परफॉर्मेंस का मतलब सामने दिखाई दे कि हाँ इसने कुछ काम करा है, ये कुछ कर सकता है। अब इसके पिताजी माताजी ने बचपन से हर चीज में उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करा कि तू तेरे बस की नहीं है, तू कुछ कर ही नहीं सकता, तू कुछ कर ही नहीं सकता, तो वहां पर परफॉर्मेंस वाली बात वो दूसरी आ रही है बस। ओके बिल्कुल, तो ये हाँ सोरा एग्जिस्टेंस है, ऊपर वाला एग्जिस्टेंस से जुड़ेगी बात जी हाँ है। जी हाँ ओके। हाँ जी।
टिश्यूज में कह रहे हैं नी जॉइंट शामिल हो रहे हैं, सेरिब्रल मेडुला इसको कंट्रोल करता है, मेसोडर्मल लेयर से ये टिश्यू बनेगा। फेस में कह रहे हैं हीलिंग फेस होगी, पेशेंट एक तरह से हीलिंग फेस में आएगा, पर्सन एज ए पेशेंट हमारे पास। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म होगा हीलिंग फेस में। सेल बिल्डअप, स्वेलिंग, रेडनिंग, पेन, ये सब मिलेगा। रिमार्क कर रहे हैं यहाँ पर ऑथर, कह रहे हैं कंसिडर हैंडेडनेस राइट और लेफ्ट, और साइड भी कंसिडर करो मदर चाइल्ड और पार्टनर की, लोकल कॉन्फ्लिक्ट को भी कंसिडर करना होगा। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड अकम्पनी द हीलिंग। When the healing phase is too intense, possibly anti-inflammatory drugs or infiltration, ब्रैकेट में इन्फिल्ट्रेशन को कह रहे हैं सिरिंज विद पेन किलर एंड कॉर्टिसोन। और मेजरमेंट देखिए जाकर के अर्थराइटिस कैसे मैनेज करना है, रेस्ट करना है। ओके, तो इसमें रूब्रिक कौन सा आएंगे डॉक्टर श्रेय? डॉक्टर श्रेय भाई, डॉक्टर अमित जी सर। रूब्रिक ये कौन तो से? सब वो आ जाएंगे ना, डेल्यूजन फेलियर, या जो वही बात है कि डेल्यूजन नेग्लेक्टेड ही इज, डेल्यूजन अप्रिशिएटेड नॉट, ये क्योंकि परफॉर्मेंस वाले हैं तो मैं परफॉर्मेंस ड्यूटी कैन नॉट परफॉर्म बहुत अच्छे से, तो अप्रिशिएशन, नेग्लेक्शन इस तरह के ही आएंगे। और बहुत क्या डेलीजन लेग्स कट ऑफ वाले भी आ सकते हाँ, हैं। वो भी मुझे लग रहा था, मैं वही बोलने वाला था। बिल्कुल मेरी टांग ही कट गई, मैं चल ही नहीं सकता कहीं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। नेक्स्ट हेडिंग है नी। नी को कह रहे हैं टॉर्न मेनिस्कस, डैमेज कार्टिलेज, रप्चर्ड क्रूशिएट और कोलेट्रल लिगामेंट। एसबीएस जो है वो सेम बताया है, नॉन एथलेटिक सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ रिकॉग्निशन, अनसेटिस्फाइड एम्बिशन, इसके पीछे ये एसबीएस होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट होंगे बेसिकली। एग्जाम्पल में कह रहे हैं एज ए 23-year-old कॉम्पिटिटिव, ये क्या है, विंड सर्फर, ये विंड सर्फर होता क्या है देखना। बस जो ये क्या कहते हैं वो इसमें सबवे सर्फर और विंड सर्फर जो होते हैं, जो समुद्र में वो नाव लेके चलते हैं ना, दौड़ते रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हवा में जो उड़ते हैं वो, हवा में जो उड़ते रहते हैं। ग्लाइडर बोट होती है, उसके ऊपर एक बोट सी होती है, उसके ऊपर वो एक पर्दा सा लगा होता है, ट्रायंगुलर सा, जिससे वो वही जो तो पतला होता है, जो हवा के साथ वो होता है, तो उससे वो हवा के सर्फिंग साथ करता उसको था। मोड़ते रहते हैं। ओके, हाँ, जो पुरानी बोट हुआ करती थी। जी, बहुत फोटो डाल दी बहुत। अच्छा, चलो देखेंगे उसको। तो एज ए 23-year-old competitive windsurfer, I took a year off after taking part in the Los Angeles Olympic Games. Afterwards, I tried to make a comeback so I could compete again in the next Olympics. However, things went badly for me during the trial races. डैसला कह रहे हैं आई हैड मिस्ड द बॉट, जिसकी वजह से ये चली गई, ये चला गया सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बीइंग नॉन एथलेटिक। वो एक तरह से खुद बता रहा है कि भाई मैं 23-year-old कॉम्पिटिटिव विंडसर्फर हूँ और मैंने भाग लिया बहुत अच्छे से लॉस एंजलिस के ओलंपिक गेम्स में, उसके बाद मैंने आई ट्राई टू मेक द कमबैक, मैं कमबैक करना चाहता हूँ, ये चाहता था, इसलिए मैं नेक्स्ट ओलंपिक में ताकि फिर दोबारा कॉम्पीट कर सकूं। हालांकि चीजें गलत रही मेरे साथ, हर चीजें सही नहीं रही ट्रायल रेसेस के दौरान, और मैं मिस कर गया अपनी बॉट को, जिससे सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बीइंग नॉन एथलेटिक में चला गया। बिफोर द ट्रायल्स वर ओवर, I had torn the meniscus of my left partner knee and had to undergo
आर्थ्रोस्कोपिक नी सर्जरी इज इक्वल टू इंजरी इन द एक्टिव फेज ड्यू टू वीकंड टिश्यू। ये लेफ्ट हैंडेड तो नहीं है बंदा, इन्होंने कहा लेफ्ट पार्टनर नी, माई लेफ्ट पार्टनर नी। हालांकि यहाँ लेफ्ट, बहुत लेफ्ट हैंड या उसका तो नहीं दे रखा, लेकिन हाँ कहा वही है। हाँ, तो लेफ्ट पार्टनर नी कह रहे हैं, तो हो सकता है ये लेफ्ट हैंडेड हो। तो उसकी मेनिस्कस जो है वो टॉर्न हो गई, और कह रहे हैं इज इक्वल टू इंजरी इन द एक्टिव फेज ड्यू टू वीकेंड टिश्यू। ये इंजरी इसकी एक्टिव फेज में हुई है। और देखो टॉर्न जो हुई होगी मेनिस्कस सडन हुई है। कई लोगों को, बैडमिंटन खेलने वालों को या क्रिकेटर को, किसी को अचानक उनको वो आ जाता है स्प्रेन, एंकल में, घुटने में या कहीं भी, तो वो एक्टिव फेस की वजह से आया है वहां। फेस कह रहे हैं रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ। रिमार्क में कह रहे हैं टॉर्न मेनिस्कस एंड रप्चर्ड लिगामेंट यूजुअली अकर एज एक्सीडेंट। हाँ, बात वही है कि कहीं मेनिस्कस का टॉर्न होना, लिगामेंट का रप्चर होना, ये एक्सीडेंट के थ्रू आमतौर पे सामने आएगा। ये किसी अगली लाइन बहुत बढ़िया बस, लेकिन ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू ऐसे नहीं है। हाँ भैया अमित, बस है, इससे अगली लाइन में इसी चीज का एक्सप्लेनेशन है, बहुत बढ़िया। अच्छा, वी शुड नॉट क्लासिफाई देम एज इंजरीज, हाउएवर एज द कॉज ऑफ डैमेज इज सॉफ्ट वीक टिश्यू। तो वो अंदर अंदर धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट से सॉफ्ट और पहले डैमेज तो हो ही रहा है। हाँ जी, जिसकी हाँ उसने नाजुक कर दिया था ना नाजुक उसको, तो पहले ही हो रखा है, तो प्रेसिपिटेट एक्सीडेंट हुआ एकदम, तब हो गया, हाँ नहीं तो कुछ सही, नहीं हुआ। हाँ भाई बिल्कुल पैर आज ही थोड़ी मुड़ा है, या आज ही थोड़ी घुटना कमजोर खिंचा हुआ होगा है, किसी कमजोर का, तो हाँ भाई मैं स्ट्रेच हो रहा था। हाँ कमजोर तो जब आज पहले से कमजोर चल रहा था तो आज मुड़ती टूट गया, या आज इसमें चोट लग गई, पहले बिल्कुल मजबूत था तो कोई दिक्कत नहीं थी। बिल्कुल। और अमित भाई सारा तो प्रोसेस इसी पे डिपेंड करता है। कोई बंदा अगर बीमार हो दिमाग रहा पे चल है रहा तो है ना। नहीं, कोई बंदा वैसे ही आमतौर पे दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित होता है, तो उसका जो ससेप्टेबल ऑर्गन है, ससेप्टेबल टिश्यू है, वही तो पहले इंजर्ड होता है। कहते हैं ना, ये हाँ लीवर जी, इसका पहले पहले से ससेप्टेबल था, तो ये इस बीमारी को, तो ये जो ससेप्टेबिलिटी बनी हुई होती है, या धीरे धीरे पहले सॉफ्ट वीक हो रहा होता है प्रोननेस, सेल माइनस की वजह से, प्रोन प्रोन हाँ टू जी, या टेंडेंसी प्रोन जो टू, होती है, बिल्कुल। तो ये सब बड़े सर बोलते थे नथिंग हैपन विदाउट एनी कॉज। पीछे बिना कुछ ना कुछ चल बिना रहा है। कारण के पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो कुछ ना कुछ हर चीज के हाँ जी, पीछे है। दीदार सर बोलते थे हाँ अबैल मुझे मार वाला भी कहीं ना कहीं उसने ये क्यों कहा, अबैल तू मुझे मार, कहीं ना कहीं कॉज उसके, कॉन्फ्लिक्ट उसके पीछे होता ही है। जी। कह रहे हैं सच इंजरीज कैन बस अकर। हाँ अमित, देखिए, इस बारे में फिर वही बात पहले भी एक बार आ चुकी, इंजरीज वाली बात जो हो रही है, तो हम लोगों को इंजरी तो होती है, अब चलते चलते कमल भैया बताते हैं ना कि भाई मैं गिरा तो मेरा पूरा शरीर गिरा। जो हाँ सोरिक लोग होंगे उनको सोरिक इंजरी होगी, जो साइकोटिक होंगे साइकोटिक होगी, अगर अंदर सिफिलिस चल रही है तो सिफिलिटिक इंजरीज होंगी। हाँ और जो पार्ट, वही बात है कि प्रोन हुआ होगा, जिस चीज को लेके दिमाग में, जिस चीज का कॉन्फ्लिक्ट ही चल रहा होगा, या जिस चीज की सेंसिटिविटी बढ़ी हुई होगी, हाँ बेसिक बात यह है कि जिसकी सेंसिटिविटी बढ़ी हुई होगी वहां इंजरी अफेक्ट करेगी। हाँ, कोई भी इफेक्ट वही उसी पे आएगा, चाहे वो एक्सटर्नल इंजरी का है, मैकेनिकल इंजरी का इम्पैक्ट भी वहीं सबसे ज्यादा लगेगा, और चाहे वो साइकोलॉजिकल या सर्कमस्टेंशियल घटना का लगेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बार बड़ा अच्छा सा एग्जांपल दिया था मावी सर ने, वो टेम्पो पलटा था किसी का। कह रहे हैं कि एक टेम्पो पलट गया, उसमें कई लोगों को गिरे दूर जा करके, एक तो बिल्कुल उसके नीचे दब गया, एक थोड़ा दूर गिरा, एक और भी दूर गिरा। तो जो नीचे दब रहा था उसको कुछ नहीं हुआ, जो थोड़ा दूर जाके गिरा था उसकी 3 जगह से हड्डियां टूट गई। तो सर ने ये हाँ बड़ा जी, अच्छा बताया था कि जिसके अंदर सिफिलिटिक मियाज्म होगा उसकी एक तो कंपाउंड फ्रैक्चर मिलेगा, मल्टीपल फ्रैक्चर मिलेगा। तो ये वही बात आप कह रहे हैं दोस्त कि ये डिपेंड करेगा कि मियाज्म क्या चल रहा है, उसी के हिसाब से, अपनी ससेप्टेबिलिटी के हिसाब से वो बंदा इंजरी
रिसीव करेगा। कई लोगों को होता है ना, सर अब तुमने इसमें क्या, हाँ मैं ये श्रेय कह रहे हैं कुछ। सर इसमें इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो सर, हालांकि पता नहीं ये सही है या नहीं, जो हमारे देश में अभी कुछ महीने पहले अहमदाबाद फ्लाइट का क्रैश हुआ था जहाँ पे काफी लोग मर गए थे, हाँ उसमें एक ही आदमी बचा था। तो यहाँ भी सोरा सिफिलिस साइकोसिस काम करता है? नहीं। ये तो खैर बहुत बड़ी चीज हो गई थी, और वो बचा ऐसे नहीं था, उसमें मैंने सुना है। देखो, है तो भगवान की लीला, और उसका कुछ ना कुछ होगा, हम वहां तक हमारी पहुंच नहीं है दोस्त, लेकिन मैंने सुना था कि वो इम्पैक्ट होते के साथ विद चेयर उखड़ के बाहर बहुत दूर गिर गई थी जाके उसकी। हाँ। हाँ, हाँ कुछ जी। ऐसे ऐसे, अदरवाइज ये तो बहुत ही बड़ा लेवल हो जाता है दोस्त, इतनी बड़ी घटना पे ये वाला एक्सप्लेनेशन देना कि भाई पूरा टाइटैनिक डूब गया, और फिर वो अकेले वो बची, एक महिला, बुजुर्ग महिला, है ना। तो देखो, है तो लीला उसी की, लेकिन वहां तक हमारी अभी एक्सप्लेन करने की पहुंच है नहीं इतनी बड़ी घटनाओं को लेकर के तो। लेकिन हाँ, प्रोसेस जरूर ये तीनों काम हाँ, करते हैं। अमित शर्मा कुछ कह रहे बस हमें नहीं। हैं। हाँ, दीपशिखा। बस हम बोल रहे थे हम्म, कि हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को एक कहानी सुनाई जाती थी, बोला जाता था कि कई बार किसी एक के भाग्य से कई बच जाते हैं। हाँ और जैसे कि ये बोला जाता, जो हमें इससे थोड़ा रिलेट हो रहा है कि शायद सिफिलिटिक टेंडेंसी, या ये तो वही आपने कहा कि बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि जीवन और मृत्यु तो वो एक डिफरेंट ही टोटल पहलू है। हाँ लेकिन जो बिल्कुल सोरिक है, या शायद जिसका जीवन लिखा हुआ है, उसकी वजह से कई बार बच भी जाते हैं लोग। हाँ, नहीं जैसे आपने मम्मी बहुत बताती अच्छा। कि एक ये बिल्कुल। नाव में कई लोग बैठे थे, जिसमें से एक को बचना था, उसकी वजह से नाव हिल तो रही थी पर डूबी नहीं। हाँ, ये तो एक्सप्लेनेशन इस दे टाइप दिया की आपने घटना। डॉक्टर श्रेय का, जो हाँ। मैं नहीं दे पा रहा था। वो एक्सप्लेनेशन आपकी तरफ से आ गया है डॉक्टर श्रेय। अगर उस प्लेन जी में या सर। उस नाव में सोरा का पार्ट ज्यादा होता, तो हाँ। वो एक तरह से बच जाती। उसमें साइकोसिस का पार्ट ज्यादा था या सिफिलिस का पार्ट ज्यादा था, बिल्कुल इस तरह से लिया जा सकता है। ये आपका वहां नाव में, मान लो, जैसे भी बहुत अच्छी सी बात बता दी दीपशिखा ने, अगर नाव में बहुत ही प्योर सोल बैठी है तो और इम्प्योर सोल उस समय बच जाएंगी, उसकी वजह से ऐसा होता है। और यदि उसी नाव में मोर देन 50% कह लो, या परसेंटेज के हिसाब से नेगेटिव सोल्स ज्यादा बैठी हैं, तो वो डूबेगी जरूर। अब ये डिपेंड करता है कि वो तैर के बच जाए या उसे कोई सहारा मिल जाए जिसे बचाना है, प्योर सोल को। तो ऐसे भी इस बात को पक्का समझा जा सकता है, जो दीपशिखा ने कहा। ये परसेंटेज पे निर्भर करेगा कि कई बार संत लोग कहते हैं कि धरती अभी इसलिए कायम बस है, ये अभी अभी समाज इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी प्योर सोल काफी हैं। हाँ मैं। बस ये बात बिल्कुल देखिए। अब ये डॉक्टर श्रेय वाली तो थोड़ी सी अलग हो गई कि वो एक कैसे बच गया, हाँ उसका तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम कोई नहीं कर सकते बाकी। लेकिन जो आपकी बाकी बात है, दीपशिका की भी हाँ आपकी भी, हाँ अब उसमें लास्ट में कह रहे हैं, तो अभी कल परसों भी पेपर्स में भी ये है संगति का असर, कि अगर संगति बहुत अच्छे लोगों की हुई भी है तो बुरी चीज से भी बचा के निकाल लाएगी, और जहां बुरे लोगों की संगति में बैठे हो तो अच्छा भी उसके साथ पिस जाएगा। हाँ और जैसे ये तो आपको पता है, या हमारे यहाँ दीपशिका, हमारे यहाँ कहा जाता है जब कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ या कोई ऐसी घटना दुर्घटना हुई, तो उसके लिए जिम्मेदार पता है किसको कहते हैं? सबसे छोटे वाले को कहते हैं कि तू इसकी किस्मत से बच गए। आज तो हम उसमें जो सबसे छोटा बच्चा होता है, हमारे यहाँ कहते हैं कि ये यो बैठी थी ना, इसने बचा लिया आज सबको, नहीं तो सब निपट जाते। क्योंकि उसको अब मेरे को नहीं पता गांव में क्यों कहा जाता था, क्या कहा जाता था। मैक्सिमम मैंने ये देखा कि जैसे एक्सीडेंट हो रहा, अरे भैया ये तो इसकी छोटी की किस्मत थी ना, तो आज सब गए थे, छोटी अपनी किस्मत से सबको बचा लाई। हाँ, तो छोटी सबसे सबसे ज्यादा प्योर ये मानी कहा जाती जाता है है। ना, छोटी या छोटा बच्चा सबसे हाँ प्योर माना जाता है समाज में। हाँ जी। हाँ सोलह ये का भी, पार्ट ज्यादा होगा उसमें। हाँ, कहते हैं भैया बच्चा भगवान का रूप है। बिल्कुल ऐसा उस वजह से उधर भाव आ रहा है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि बड़े तो इम्प्योर हो जाते हैं धीरे धीरे, और जो बच्चा होता है वो भगवान का रूप होता है, तो कहते हैं भाई इस बालक के भाग से बच गए होंगे, ऐसे कह सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल हाँ बस, क्योंकि देखिए जीवन और मृत्यु वाला जो पहलू है वो एक समझ तो है, लेकिन डेथ भी कैसे,
ये हाँ वो सिफिलिस, एक्सट्रीम सिफिलिस जैसा ना, कि पूरी सारी बॉडी सडनली सबकी जल करके, कोलैप्स, हाँ खत्म हो गई। हाँ, तो वो चलो। सिफिलिस तो कहीं ना कहीं था। हाँ हाँ तो चलते हैं आगे। कह रहे हैं सच इंजरीज कैन अकर इन द एक्टिव फेज और इन द हीलिंग फेज। हीलिंग फेज में भी आ सकती हैं। अभी जब हम पीछे पढ़ के आ रहे थे वो कौन सा फ्रैक्चर था, ये फटीग फ्रैक्चर की तरह से पहले से फटीग और होती जा रही है। तो ये हीलिंग फेज की वजह से, एक्टिव फेज की वजह से हो सकती है ऐसी इंजरीज। आल्सो पुअर डाइट और लैक ऑफ एक्सरसाइज मे प्ले ए रोल। पुअर डाइट और लैक ऑफ एक्सरसाइज जो है उनका यहाँ रोल हो जाता है शुरू, क्योंकि पहले से भी कमजोर था, उधर डाइट भी पुअर ले ली, तो वैसे भी ये कहने का मतलब है कॉजेटिव फैक्टर तो था ही, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर भी आ गया फिर वो। हीलिंग फेज tears would not be necessary if the massage of pain would be understood rightly. Healing phase tears would not be necessary. हीलिंग फेज में जो आंसू आते हैं एक तरह से, वो आवश्यक नहीं है यदि मसाज कर दिया जाए पेन को अंडरस्टूड राइटली। व्हेन इट हर्ट्स मूव कंजर्वेटिवली एंड जेंटली। और जब यदि हर्ट होता है मसाज वगैरह करना या जो चलना फिरना, तो उसको कह रहे हैं मूव कंजर्वेटिवली एंड जेंटली। उस पार्ट को बहुत ही आराम आराम से, जेंटली और कंजर्वेटिवली उसको मूव कराया जाए। थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट और ट्रैक्स एंड पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ। गाइडिंग थॉट्स है इसके पीछे। आई नो व्हाट आई एम सर वो कैपेबल। टीयर्स अलग थे इसमें। भैया वो आपने जो हीलिंग फेस टीयर्स बोला, आई थिंक वो टीयर मेरे ख्याल से वो मेनिस्कस टीयर की बात हो रही है शायद। हाँ हाँ बिल्कुल, ये टीयर आंसू नहीं है, तो इसका मतलब हीलिंग फेस टीयर्स वुड नॉट बी नेसेसरी इफ मैसाज और पेन वुड एक बी मैसेज ऑफ अंडरस्टूड राइटली। नहीं, वो टीयर तो हो ही चुका है। हीलिंग फेस में जो दर्द होता है बहुत, मुझे तो वही लग रहा है अभी भी, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो क्योंकि मेनिस्कस का उसमें टीयर। ये बोल रहे हाँ कि हीलिंग फेस में जो टीयर है उसको याद, मतलब अच्छा, उसको हाँ ऐसे समझो हाँ कि वो आ जो गया मैसेज आ ऑफ गया। पेन जो अगर वो है वो पहले से हम्म पहले से ऐसा लग रहा है कि ये अगर मसाज पेन, अगर पेन हुआ उसमें पहले से, हम्म और अगर उसको हम्म। सही से मसाज करते रहे हैं, ऐसा ही तो है ना। नहीं सर, वो मसाज नहीं है, वो है मैसेज। मतलब आप उस पेन का मैसेज अगर आप समझ पाओ अच्छे हाँ से। तो बस डॉक्टर श्रेय, पवन बॉस की बातें ठीक है, नहीं तो ये नहीं, टीयर वही के, सिरे अगर आप उसका मैसेज समझ जाओगे तो रोगे नहीं, दर्द नहीं होगा, फिर आप आराम से निकल जाओगे, उतने परेशान नहीं होगे। यहाँ पर ये भी है इफ बस। द मैसेज ऑफ पेन वुड बी हीलिंग फेज, अंडरस्टूड राइट। अगर दर्द का मैसेज सही हाँ से जी, समझ जाओ तो आपके जो हीलिंग फेस टीयर्स हैं उसमें ज्यादा नहीं वो फंसोगे इतने, आप। ये समझ जाओगे कि ये हाँ पेन आपको ठीक करने के लिए आ रहा है ऐसे। बस बस हमें लगता दोनों ही है आ कि सकते हैं। पेन का मैसेज तो ये होता है ना कि उस लिम्ब का मूवमेंट लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। और तभी बोल रहा है कि जब ये हर्ट होने लगे कि दर्द अब ज्यादा हो रहा है, तो आराम आराम से उसको मूव कराना है, ज्यादा नहीं, उससे बहुत ज्यादा काम नहीं लेना है। शायद पेन का लेकिन मैसेज लेकिन यही मैं है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, ये जो शायद अभी श्रेय कह रहे थे, ये बड़ी अच्छी सी बात समझ में आई। हाँ यही बात बस ऐसे है डॉक्टर श्रेय वाली है, बात ऐसे ही है कि आगे पूरी कंप्लीट है ये। अगर आप नहीं, इसमें भाव ये भी आ गया, यदि एक उदाहरण के तौर पर आप 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर को जानते हो कि भाई ये जो पेन क्या मैसेज दे रहा है, पेन का आने का क्या मैसेज होता है, यानी कि हीलिंग होती है। मानते हैं ना हम लोग हम्म कि पेन जो आ हाँ। रहा है ये हीलिंग के लिए आ रहा है। यदि आप इसको सही तरीके से समझ जाओ मैसेज क्या है पेन का, तो ये जो हीलिंग फेस टीयर्स हैं ये बहुत ज्यादा, मतलब आप सफरिंग महसूस नहीं करोगे, आप संभल के रहोगे। और यदि बस वो हर्ट भी हो रहा है हाँ, फिर भी, तो उसे जेंटली मूव करोगे आप, उस समय को, उस फेस को आप बड़े संभालते हुए निकाल लोगे।
नहीं, देखिए बस डॉक्टर श्रेय की बात यही आई कि अगर आप समझ गए कि अब इसमें दर्द हो रहा है हाँ तो इसका मतलब आप आराम आराम से चलो हाँ ताकि और ज्यादा वियर एंड टीयर ना हो। चलो, हाँ, ये ये बात भी ये है। भी हो सकता है। फर्स्टली तो हीलिंग, देखिए ये जो हीलिंग हीलिंग फेज की जो हीलिंग फेज टीयरिंग है, इससे बच जाओगे आप। हाँ, क्योंकि हाँ हीलिंग जी। फेज तो फिर देखिए एक्टिव फेज के बाद आएगा। एक्टिव फेज में जो पेन आ रहा है, जब हमने वहीं पे मूवमेंट को रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड कर रखा है, जितना जरूरत है सिर्फ उतना, तो बाद में जो वियर एंड टियर है, जो हीलिंग फेज में हो रहा है, वो नहीं होगा। वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों जगह टीयरिंग आती है, एक्टिव फेज में भी हाँ, और हीलिंग फेज में भी। तो हीलिंग फेज की जो टीयरिंग है, वो जो टूट फूट है, वो उससे आप बच जाओगे। ये आंसू नहीं है, बिल्कुल। पहले तो मैं उन शब्दों को हटा दूं। बिल्कुल ये टीयर वियर टीयर नहीं होएगी, यदि आप पेन का मैसेज प्रॉपर तरीके से समझ जाओ और उसको सर पार्ट को फिर जेंटली मूव करो। हाँ श्रेय। वो जो टीयर्स आएंगे हीलिंग फेज में भी हल्का, और जो एक्टिव फेज में भी टीयर आएगा, तो ये डिस्टिंग्विश कैसे होगा कि कौन सा टीयर हीलिंग फेज में ज्यादा आ रहा है? क्योंकि या तो मूवमेंट नहीं हो तो टीयर हल्का हल्का आ रहा है, वो हीलिंग फेज में बोलेंगे। हीलिंग फेज का टीयर और एक्टिव फेज के टीयर में ये अंतर होगा। हीलिंग फेज में इंसान को पहले से भी दर्द वर्द रहता होगा, और एक्टिव फेज का अच्छा। टीयर में अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं, ये सडन सडन आता है, क्योंकि एक्टिव फेज में पेन महसूस नहीं होता। श्रेय, उधर सेल माइनस होती जी। चली जाती है, वीक सॉफ्ट डैमेज होता रहता है, पता चलता नहीं। एक्टिव फेज सडन प्रेसिपिटेट होती है जी। और हीलिंग जी। फेज का टीयर में यह है कि साहब कुछ तो दर्द ये पहले से कर ही रहा था और मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मैंने पूरा जोर लगा के काम कर दिया इससे। इसको मेरा जी। ये अमित अमित शर्मा भाई बड़ा सही तरीके से बता सकते हैं। इनकी उंगलियां एक परेशानी करती है। चले गए मुझे लग रहा आज ये हैं अभी। ना और यही ये बैठे और हैं ये बस। फिर और ये फिर भी विकेट कीपिंग करते हैं उससे। जब जब इनको पता है कि इस उंगली में दर्द है, तो ये फिर भी विकेट कीपिंग करते हैं। तो फिर ये अगली बार आते हैं, उसमें वो लगा के छोटा सा प्लास्टर है ना अमित। तो ये हीलिंग पेन को सही से मैनेज ना करना हुआ। डॉक्टर सर क्लियर होगी बात दोस्त? जी। हाँ जी सर। सर हीलिंग फेज की टीयरिंग सडन नहीं होगी। हीलिंग फेज में पहले से पेन वेन चल रहा है, जिसमें मरीज ने ध्यान नहीं दिया, मैनेज नहीं करा, या तो पेन किलर खा के फिर जाके जोर लगा दिया, या फिर पेन होते हुए भी उसने रेस्ट नहीं करा, उस पेन के मैसेज को प्रॉपर तरीके से लेते हुए उसने उसको कंजर्व नहीं करा पार्ट समझा को, नहीं। है ना। तो ये अंतर हाँ ऐसे जी। पता चलेगा कि ये हीलिंग फेज की टीयरिंग है या ये एक्टिव फेज की टीयरिंग। हमें तो यही समझ में आ रहा है। आप कुछ और पॉइंट जोड़ना चाहते हो, आप बताओ सर। नहीं सर, समझ गया मैं। ओके दोस्त। यही समझ में आ रहा है बस। हाँ। समझ में आ रहा है। ओके, थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ। गाइडिंग थॉट्स में कह रहे हैं कि आई नो व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ इवन इफ अदर्स डोंट नोटिस। मैं ये जानता हूं कि जो मैं कर सकता हूं, भले दूसरे इस बात को नोटिस करें या ना करें। मैं जानता हूं मैं क्या कितना कैपेबल हूं करने के लिए। ट्रू रिकॉग्निशन कम्स फ्रॉम विद इन। जो ट्रू रिकॉग्निशन है वो अंदर से आता है कि यस मैं कर सकता हूं या मैं नहीं कर सकता। दूसरे क्या नोटिस कर रहे हैं मुझे लेके या नहीं लेके, वो नहीं मेरे को ट्रू रिकॉग्निशन दे सकते। इट इज ए गुड फीलिंग टू हैव डन समथिंग गुड एंड टू हैव गिवन लव। इट इज ए गुड फीलिंग टू हैव डन समथिंग गुड एंड टू हैव गिवन लव। कुछ अच्छा करना की फीलिंग अच्छी मिलेगी, और टू हैव गिवन लव, और प्यार मिलता है, प्यार देने वाली होगी। अच्छा करना। अच्छा देना, ये जो हमारे हाँ यहाँ जैसे सिखाया जाता है। हाँ, मानसिक खुशी मिलेगी बस कि मानसिक खुशी मिलेगी। मैंने बहुत अच्छा काम करा। हाँ अपने को अपने आप को वो करना कि मैंने बहुत अच्छा करा आज। हाँ। 4 measures to take for acute pain, सी अर्थराइटिस। मेजरमेंट लेने के लिए एक्यूट पेन को अर्थराइटिस का देख सकते हैं मैनेजमेंट, और क्रॉनिक अगर फेस है तो वहां ऑस्टियोआर्थराइटिस देख सकते हैं, उसकी मेजरमेंट। व्हेन द हीलिंग प्रोसेस इज टू इंटेंस, पॉसिबली एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स और
इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हैं सिरिंज से, पेन किलर के साथ और कॉर्टिसोन के साथ, डायरेक्टली इनटू द जॉइंट। कई लोग कहते हैं साहब घुटने में से पानी निकलवा के आए तब जाके आराम मिला। A knee replacement surgery is recommended when the joint surfaces are broken by recurring conflict. नी रिप्लेसमेंट सर्जरी तभी रिकमेंडेड होनी चाहिए या होती है जब जॉइंट सरफेस जो है वो ब्रोकन हो जाती है रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। मोस्ट सर्जरीज आर सक्सेसफुल, डैश लगा करें, ए कॉम्प्लीमेंट टू द सर्जन। मोस्ट सर्जरी इसमें सक्सेसफुल होती है नी रिप्लेसमेंट में ज्यादातर, और इसका कॉम्प्लीमेंट जाता है सर्जन्स को। तो किसी के घुटने बदलने के लिए भी हमें देखना जरूरी है कि उसकी सरफेस ब्रोकन हुई है नहीं। हाँ जी पवन बॉस जी भाई, इसमें जो है वो ये एक्सक्लेमेटरी साइन दे रखा है, ये एक तरह से इनके ऊपर मोकिंग कर रहे हैं कि मोस्टली इंजरी जो है वो सही हो गई। दो चीजों में मॉकिंग ना बाबू, इसमें और आगे भी पीछे आया था वहां भी उन्होंने सैल्यूटरी कहा था। वो बस उसको भी मेरे हिसाब से मोकिंग ही करिए, क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि जितने जिन्हों के भैया जब से घुटने बदलवाए जब से तो और दिक्कत इससे सी बढ़ गई। वो तो चला, अगर इतनी अच्छी होती तो आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, लेकिन हाँ मार्जिन दिया है दोस्त, ऐसा नहीं है मॉकिंग नहीं है मेरी बात। हाँ मैं इसलिए सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने फुल स्टॉप ना देके एक्सक्लेमेटरी साइन दिया। हाँ नहीं, आश्चर्य इसलिए दिखाया कि यार ये लोगों का देखो यहाँ ये इतना अच्छा काम है, ये है एक्सक्लेमेटरी। अक्सर उसको अच्छा नहीं मानता है, लेकिन जहां उन्हें लगा अरे वाह, अरे क्या बात है। नहीं मैं आपकी बात को आपके भाव से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक तो ये वाला और एक अभी पीछे भी आया था, वहां भी उन्होंने पिछले वाले में भी हिप रिप्लेसमेंट को, मोस्ट सर्जरीज आर सक्सेसफुल थैंक्स टू ग्रेट सर्जन्स एंड गुड टेक्निक्स। पिछले पेज पे बताया था हिप जॉइंट आर्थरोसिस में। हाँ जी हाँ। हाँ तो यहाँ जो ना ये इनको वो कर रहे हैं, इनको रिकॉग्निशन दे रहे हैं। ऐसे ये पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट ही है। हाँ हैनीमैन साहब वाले चश्मे मत पहन के बैठो। हैनीमैन साहब भी कहीं कहीं तो इस पे हाँ ये जो है गुड टेक्निक और सर्जन से ज्यादा अपनी आदमी की पॉजिटिविटी और उस पर ही होता है। नहीं तो फिर वही बात है, आप कितनी रिप्लेसमेंट या कितने ही कराते रहेंगे। अरे पॉजिटिविटी होती तो रिप्लेसमेंट तक पहुंचता ही क्यों। बस वही है अब की बात। बस एक देखिए दोनों बात हो गई, एक उसका जब निगेटिविटी और वो सब कुछ उसने झेल लिया, बाद में भी इंसान सुधर सकता है, आप ये तो समझिए। हाँ लेकिन पता मैं इसलिए उसको लाइन को रिपीट करा था, मैं इसलिए करा था कि ये जो सर्जरी रिकमेंडेड होनी चाहिए वहां होती है ज्यादातर जब जॉइंट सरफेस ब्रोकन आउट हो जाए। जब तक उसकी जो एपिफाइसिस जो होती है एक तरह से जो जोड़ों की, वो जब तक कार्टिलेज ब्रोकन नहीं है, अभी हड्डी वहां से डैमेज नहीं है, तो वहां आपका हमारा वो काम कर सकता है राइट प्रिस्क्रिप्शन एक तरह से। हमारा तो खैर कहीं भी कर सकता है, लेकिन इन्होंने भी तब कहा सर्जरी को जब सरफेस ब्रोकन आउट हो जाए। लेकिन इन लोगों के क्या है, थोड़ा अगर उससे पहले ही ये सर्जरी कर दे रहे हैं वो गलत है। अगर घुटने में उसकी जो सरफेस है दीपशिका, वो अगर बिल्कुल ब्रोकन आउट हो गई, टूट फूट हो गई, विकृत हो गई, तो तब बदलने के लिए इन्होंने कहा। वैसे मैं बताऊं जीएनएम में, और वैसे भी जीएनएम से बड़ा कोई बारीक नजर तो रख ही नहीं रहा कन्वेंशनल मेडिसिन पे, ये तो हर जगह पेल रहे हैं उसको। और अगर फिर भी ये कह दे रहे हैं कि हाँ चलो यहाँ इनका काम बढ़िया, तो फिर तो ये हमें माननी पड़ेगी भाई। चलो ठीक है, यहीं रुकते हैं। सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम। हाँ बॉस जी। हाँ भाई नमस्ते सर। आपको भी ऊपर एक तरफ कमरे में बैठा दे, कितने दिखाए नो के चल रहे एक तरफ। हाँ आज ही मेरा पता नहीं क्यों ऑन हो रहा है बार बार। चलो ठीक है, ओके चलिए ठीक है भाई। ऊपर कमरे